नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं आपके साथ ममता तिवारी। लंबी सियासी उठापटक के बाद अब हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पूर्व विधायक उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिल गई है। कई दिनों से उदय भान का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा था। कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा के लिए अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस को मिला प्रदेश अध्यक्ष, उदय भान को मिली हरियाणा कांग्रेस की कमान। पार्टी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। उदय भान को माना जाता है हुड्डा का करीबी। हरियाणा में कई दिनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही हलचल पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए हाईकमान ने पूर्व विधायक और हुड्डा के करीबी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब उदय भान के हाथों में हरियाणा कांग्रेस की कमान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम रेस में थे, जिसमें कुलदीप बिश्नोई, गीता भुक्कल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान। लेकिन पार्टी के आलाकमान को प्रदेश अध्यक्ष के लिए उदय भान का नाम भाया। कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा के लिए अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की कमान रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को मिली। हरियाणा कांग्रेस की कमान संभालने के बाद उदय भान ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि सबके साथ सबके सहयोग से चलेंगे। आला कमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज पूरी कांग्रेस एकजुट है और हम सब मिल करके संगठन में सब मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी बहुमत से, बहुत अच्छे 2/3 बहुमत से हम सीटें निकाल करके लेकर आएंगे। आज प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी किसी प्रकार की नहीं है और सबको साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम चलेंगे। आखिर कौन है उदय भान, क्या है इनका राजनीतिक सफर? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदय भान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में होटल विधानसभा क्षेत्र से जीते। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं। उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूती मिलेगी। का जो चयन किया हाईकमान ने, सोनिया जी ने, वो बहुत ही अच्छा किया है। ये कर्मठ वो हैं, नेता हैं उदय भान जी, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो इनके बनने से संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी भी पूरी मजबूत होगी। ये काम करेंगे। अध्यक्ष जो है बहुत कर्मठ है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उदय भान की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से संगठन मजबूत होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। गरीब की, किसान की उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात कही है वो सटीक है कि अब कांग्रेस एकजुटता से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगी। आने वाले समय में उदय भान जी के प्रयासों से देगी। उदय भान जी के प्रयासों से संगठन हमारा जल्दी ही हम उम्मीद करेंगे बनेगा। तो जातीय, क्षेत्रीय, संगठनात्मक तालमेल के लिए, बैलेंसिंग के लिए, सबको साथ लेकर चलने के उद्देश्य से इस प्रकार का ये मैं समझता हूँ फैसला किया गया है, जो जिसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा बदलाव करते हुए जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा। दलित अध्यक्ष को हटाकर पार्टी ने दलित को ही पार्टी की कमान सौंपी। खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पहले से ही नेतृत्व में बदलाव की तैयारी में थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए मजबूत आधार तैयार करने के लिए संगठन स्तर पर बदलाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उदय भान एक्शन में नजर आए। दिल्ली से पलवल पहुंचने के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि हरियाणा में पिछले 50 साल में जो हमारे इलाके को सम्मान नहीं मिला, वो आज उन्हें अध्यक्ष बनाकर दिया है। जिन लोगों ने दिया है उनका आभार। उदय भान ने कहा कि देश और प्रदेश में हालात सही नहीं है। मीडिया के माध्यम से बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, इसका पर्दाफाश करना भी जरूरी है। मैं हाईकमान का धन्यवाद जो इनका चयन किया है और बहुत मेहनती
और धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। जिनके अध्यक्ष बनने से संगठन मजबूत बनेगा और कांग्रेस पार्टी भी मजबूत आएगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इस इलाके की मान और सम्मान रखने के लिए जो कभी 50 साल में हमारे दक्षिण हरियाणा में नहीं हुआ, उनके आशीर्वाद से आज जो उन्होंने मुझे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष नियुक्त करवाया गया है, मैं आप सब की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज क्योंकि चाय का ही प्रोग्राम था, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण की जरूरत नहीं है। क्या किस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या हालात बन रहे हैं, आज हम सबको हमको गुमराह करके मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में राज कर रही है, आज उनको पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। तो वहीं चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि कांग्रेस ने पंजाब के मॉडल को हरियाणा में लागू किया है, हरियाणा में भी कांग्रेस के पंजाब जैसे हालात होंगे। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें काम करने दिया जाएगा। मौजूदा समय में कांग्रेस के गुट बरकरार है। तो पहले तो मैं शुभकामना दूंगा, उदय भान जी अच्छे आदमी हैं, बशर्ते कि कांग्रेसी लोग उनको पार्टी चलाने दें। पिछले 2 का अनुभव तो बहुत ही बुरा है, संगठन तक बनाने नहीं दिया गया और काम जिस तरह से करने देना चाहिए था अध्यक्षों को करने नहीं दिया गया। 2 पारी बिल्कुल ऐसे उतार दी गई कांग्रेस की, इससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ कांग्रेसियों की आपसी कलह ये सामने आई है। लेकिन आज की लिस्ट देखकर भी लगता है कि कांग्रेस में गुट पे ज्यों के त्यों बरकरार हैं, क्योंकि अलग अलग गुटों से 4 और उनके साथी जो जोड़े गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते से, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ना करे कि पंजाब जैसे हालात हों। अगर उदय को काम करने देंगे तब, पहले तो एक अध्यक्ष होता था, कुछ लोग उसको बिना अध्यक्षता के काम नहीं करने देते थे, अब तो 4 और साथ लगाए हैं, उसी सिस्टम में लगाए हैं, तो कठिनाई कोई जो है वो साधारण लेवल की नहीं। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर हरियाणा बीजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के 200 बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने 30 अप्रैल को होने वाली इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम में 30 अप्रैल को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 1 मई को 307 मंडलों के इंचार्ज को हिसार में बुलाया गया है। ओपी धनखड़ ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य है कि 21 लाख परिवारों से संपर्क किया जाए। इसके साथ ही ओपी धनखड़ ने बताया कि 5 मई को मुख्यमंत्री के जन्मदिन से लेकर 25 मई तक 2 लाख लोगों से संपर्क करेंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा और जिले के साथ ही मंडल स्तर पर भी संपर्क किया जाएगा। बहुत मशहूर गाना है, एक 200 बड़े नेता, प्रदेश के प्रमुख नेता, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्रीगण, पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ और सेल के अध्यक्ष, इन सबको बुलाया है। और गुड़गांव में एक बैठक होगी, जिसमें हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 8 साल पूरे हो रहे हैं 26 मई को, उसके लिए कार्यक्रमों की तैयारी के लिए आमंत्रित किया है। ऐसी ही एक बड़ी बैठक जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष, 307 हमारे मंडल हैं और उनके इंचार्ज, उनको लगभग 600 लोगों को हमने हिसार में बुलाया है
उसके अलावा कुछ जिलों के पालक भी हैं। इन 200 लोगों में भी कुछ पालक हैं जो इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे। लगभग 100 के लगभग पालक भी उस बैठक में पहुंचेंगे, 700 लगभग लोग होंगे। और वो भी इसी तैयारी के लिए उनको हिसार में आमंत्रित किया है। 1 मई को बैठक होगी। इस कार्यक्रम में हमने लक्ष्य रखा है कि 21 लाख परिवारों को हम संपर्क करेंगे। जब मोदी जी की सरकार के 7 साल हुए थे तो हमने 3 लाख परिवारों को और 6 लाख लोगों को संपर्क किया था। कोरोना टाइम था, 23,000 कार्यकर्ता उस समय काम में लगे थे। अभी हमने इस संपर्क अभियान को थोड़ा लंबा रखा है। 5 मई हमारे मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। उस दिन से लेकर 25 मई तक हम 2 लाख लोगों को संपर्क करेंगे। और ये संपर्क प्रदेश स्तर का भी होगा, लोकसभा स्तर का भी होगा। प्रदेश स्तर के नेता पूरे प्रदेश में, MP लोग अपनी लोकसभा में, विधायक अपनी विधानसभा में, जिला टोली अपने ज़िले में, मंडल की टोली अपने मंडल में, मोर्चों की टोली अपने मोर्चों के प्रभाव क्षेत्र में, प्रकोष्ठों की टोली अपने प्रकोष्ठों के प्रभाव क्षेत्र में संपर्क। वहीं निकाय चुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि अगर न्यायालय से चीजें ठीक होती हैं तो पार्टी निकाय चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव जो है नगर पालिका नगर परिषद के लिए, उसकी भी हम पूरी तैयारी में हैं। जो ही अनाउंस होंगे चाहे वो मई माह में हों, तो हम चाहते हैं कि मई माह में हो जाएं तो बहुत अच्छा है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। हमने अपने इंचार्ज, प्रभारी, नीचे की समितियां सब बनाकर पूरा होमवर्क करके पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं 4 मई को रोहतक जाट शिक्षण संस्थान के मैदान में प्रगति रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कार्यक्रमों का तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रोहतक में बीजेपी कार्यालय में रैली में लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी के नेताओं ने एक बैठक हुई है, जिसमें पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने जिले के कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। मनीष ग्रोवर ने कहा कि जिस तरीके से रैली का नाम हरियाणा प्रगति रैली रखा गया है, उसी से ये तय है कि इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। तो वहीं प्रदेश में सीएम फ्लाइंग टीम लगातार एक्शन में है। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऊंचा गांव में नशीली वस्तुएं बेचने वालों पर कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादक बरामद किए हैं, जो पाबंदी के बाद भी बेचे जा रहे थे। वहीं सोहना में भी सीएम फ्लाइंग ने गांव नुनेरा में एक डिपो पर छापा मारा है। टीम जैसे ही डिपो पर पहुंची, वैसे ही डिपो होल्डर मौके से नदारद हो गया। टीम को मौके से 61 किलो चीनी, 320 किलो नमक मिला है। फिलहाल डिपो में अनियमितताएं मिलने पर टीम ने डिपो होल्डर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। तो वहीं प्रदेश में बिजली के लगातार लग रहे कटों से आम जनमानस की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। एक तरफा अगर हम देखें तो एक तरफ तो तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी का प्रकोप है, दूसरी तरफ बिजली के कटों से दिन और रात के समय आम जनमानस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी का कहना है कि घर में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी हैं। भीषण गर्मी के बीच में जीना मुश्किल हो गया है। वहीं घरेलू कार्य करने के लिए भी बिजली की आपूर्ति बेहद जरूरी है। अब बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। उद्योग धंधे के साथ साथ छोटे दुकानदार, आम जनमानस के काम धंधे प्रभावित हुए हैं। चलिए बात फरीदाबाद की करते हैं, जहां लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो फरीदाबाद जिले में 85 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 49 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। लगातार बढ़ रही केस के बाद अब फरीदाबाद जिले में एक्टिव केस की संख्या 498 हो गई है, जिसमें से महज 8 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 490 मरीज घरों में आइसोलेट हैं। वहीं 2 मरीज आईसीयू में हैं। 1 मरीज की मौत की खबर है।
फरीदाबाद में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है और ऐसे में अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बाकायदा एक डेस्क लगा दी गई है और सभी के यहाँ एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कराने शुरू कर दिए गए। लेकिन इसके बीच में एक आदेश और जारी किए गए हैं कि अब कोई भी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए पहुँचेगा तो पहले उसको यहाँ कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हॉस्पिटल में एंट्री मिलेगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये देखिए हम फिलहाल सेक्टर 3 के FRU में हैं और आप यहाँ जितने भी तमाम लोग हैं अंदर एंट्री कराने से पहले इन लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। पहले इनका टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद में इनको अंदर ले जाया जाएगा। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ एक बार फिर दोबारा, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो RT-PCR टेस्ट के लिए पहुँचे हैं, एंटीजन टेस्ट के लिए पहुँचे हैं और यहाँ उनकी अब जाँच की जा रही है और ये रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। और इसको लेकर हमारे साथ में नोडल ऑफिसर डॉक्टर मान सिंह भी हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे, ये किस तरह के आदेश हैं, क्योंकि अब लोग जब पहुँचेंगे हॉस्पिटल तो पहले टेस्ट कराना पड़ेगा। बिल्कुल, ये ऊपर से आदेश है और काफ़ी इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक चौथी लहर की तैयारी हो रही है और केसेस बढ़ने चालू हो गए हैं। तो हमने भी ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो भी हॉस्पिटल में घुसेगा पहले टेस्ट कराएगा, उसके बाद में अपना इलाज कराए, जो भी बशर्ते कि खाली इमरजेंसी केस को छोड़कर सभी को कोई साथ में आता है वो भी अपना टेस्ट कराए, जिससे ये पूरा इसको एकदम सतर्क किया जा सके, पब्लिक को अवेयर किया जा सके और इस कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए एक बड़ा आदेश इसे कह सकते हैं, क्योंकि संक्रमण की जो रफ्तार है उसको रोकना है। तो ऐसे में ये आदेश जरूरी हो जाते हैं कि आप हॉस्पिटल में अगर आ रहे हैं तो पहले अपना कोरोना का टेस्ट कराइए, उसके बाद में आप अपने चाहे बाकी काम हो चाहे आप कोई इलाज हो उसे करा सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई है। पिछले 2 हफ्तों में केस बढ़ने से ये समझ आया कि हमें अलर्ट रहना है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई उससे हमने बहुत कुछ सीखा। सभी ओमिक्रॉन से सफलता से निपटे, मुकाबला किया। 2 साल के भीतर देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक पर काम किया है। तीसरी लहर में हालात नहीं बिगड़े, इससे वैक्सीनेशन को मदद मिली। हर राज्य में वैक्सीन जन जन तक पहुंची। हर भारतीय के लिए गौरव की बात है कि आज 96% आबादी को पहली डोज, 15 साल से ऊपर 85% को दूसरी डोज लग चुकी है। साथ ही कहा कि वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। देश में लंबे समय बाद स्कूल खोले हैं, ऐसे में केस बढ़ने से चिंता बढ़ रही है। मार्च में हमने 12 से 14 के लिए, कल से 6 से 12 के लिए कोवैक्सीन की परमिशन मिल गई है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं,
उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। चलिए फिलहाल हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।